नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हम बिपिन चंद्रा की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की हमारी श्रृंखला में बात करेंगे। चैप्टर 12, पहला विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद, गदर। तो कहानी शुरू होती है 1914 से। पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका है और ये वो समय था जब भारत में स्वदेशी मूवमेंट के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन थोड़ा कह सकते हैं सुस्त पड़ गया था। हाँ बिल्कुल, जैसे एक ठहराव सा आ गया था। लेकिन फिर जैसे ही ब्रिटेन युद्ध में उलझा तो यहाँ भारत में राष्ट्रवादियों को लगा कि भाई अंग्रेजों की ये मुसीबत, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, एक मौका कि अब कुछ किया जा सकता है। जी, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए दो मुख्य धाराएं सामने आई। दो अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके। कौन सी दो धाराएं थी वो? एक तरफ तो थे उत्तरी अमेरिका में बसे गदर क्रांतिकारी। उनका रास्ता बिल्कुल साफ था, हिंसा, हथियारबंद क्रांति, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। अच्छा, मतलब सीधा एक्शन। हाँ, और दूसरी तरफ भारत के अंदर बड़े नेता जैसे लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल लीग्स बनाए। इनका तरीका थोड़ा अलग था। होम रूल लीग्स मतलब ये संवैधानिक तरीकों से आंदोलन चलाकर होम रूल यानी स्वराज की मांग कर रहे थे। बिल्कुल, देशव्यापी आंदोलन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के दायरे में। तो आज हम खास तौर पर बात करेंगे गदर आंदोलन की, जो हजारों मील दूर पनपा। चलिए समझते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। तो इसकी जड़ें कहाँ से शुरू होती हैं? ये लोग कौन थे जो उत्तरी अमेरिका पहुंचे? देखिए, ये बात है करीब 1904 के आसपास की। उत्तरी अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है, खासकर कनाडा और यूएसए, वहां पंजाब से अप्रवासी जाने लगे थे और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। पंजाब से? कौन लोग थे ये? ज्यादातर तो ये पंजाब के उन इलाकों से थे जहां जमीन कम थी, आबादी ज्यादा थी, जैसे जालंधर, होशियारपुर। किसान थे जिनके पास या तो गुजारे लायक जमीन नहीं बची थी या बंटवारे में हिस्से बहुत छोटे हो गए थे। हाँ, मतलब आर्थिक तंगी थी, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले थे। बिल्कुल, और इनमें भी अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ तो सचमुच सीधे अपने गांव से निकले थे, पहली बार इतनी दूर का सफर कर रहे थे। अच्छा। और कुछ ऐसे भी थे जो पहले कहीं और काम कर चुके थे, जैसे मले स्टेट्स या फिजी वगैरह में मजदूरी या छोटे मोटे काम। और आपने बताया था कि इनमें कुछ फौजी भी थे, रिटायर्ड सैनिक। हाँ, ये एक अहम बात है। एक अच्छी खासी संख्या ब्रिटिश भारतीय सेना के रिटायर्ड सैनिकों की थी। अब फौज में रहने की वजह से उन्होंने दुनिया देखी थी, थोड़ा अनुशासन था और शायद ये भी समझ थी कि अंग्रेज कोई भगवान नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। सही बात है, उन्हें बाहर के मौकों का अंदाजा भी होगा। जी, तो ये सब लोग मतलब घर की मजबूरी और बाहर एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद में अक्सर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते थे। जमीन गिरवी रखना, जेवर बेचना, जैसे तैसे पैसे जुटाकर निकल पड़ते थे सपनों के देश की तरफ। पर सपने तो सपने होते हैं, हकीकत कुछ और ही निकली होगी वहां। अरे बिल्कुल वही बात हुई। दूर के ढोल सुहावने। कनाडा और यूएसए में उनका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। बहुत कड़वी हकीकत थी। मतलब क्या हुआ उनके साथ? कई लोगों को तो पोर्ट से ही वापस भेज दिया गया, खासकर वो जो सीधे गांव से आए थे, जिन्हें पश्चिमी तौर तरीके नहीं मालूम थे। कपड़े, भाषा, रहन सहन, उन्हें पिछड़ा समझकर एंट्री ही नहीं दी। और जिन्हें इजाजत मिल गई उनका क्या? उनके लिए भी मुश्किलें कम नहीं थे। रोजमर्रा की जिंदगी में नस्ली भेदभाव, रेशल कंटेम्प्ट जिसे कहते हैं, वो झेलना पड़ता था। सड़कों पर, काम की जगह पर मजाक उड़ाया जाता, नीचा दिखाया जाता। ये तो बहुत बुरा हुआ। और ये सिर्फ मालिकों का रवैया था या आम लोगों का भी? नहीं, वहां के जो आम गोरे मजदूर थे, उनकी जो लेबर यूनियंस थी, वो भी इनसे चिढ़ती थीं। उन्हें लगता था ये लोग कम पैसे में काम करके उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनके वेजेस कम कर रहे हैं। अच्छा, आर्थिक मुकाबला भी था मतलब। हाँ बिल्कुल। तो उन मजदूरों ने, उनकी यूनियनों ने बाकायदा इनके खिलाफ आंदोलन, एजिटेशन शुरू कर दिए। और जाहिर है, वोट के चक्कर में नेताओं ने भी उनका साथ दिया। यानी एक तरफ सामाजिक तिरस्कार, दूसरी तरफ आर्थिक विरोध। माहौल तो बहुत खराब हो गया होगा। बहुत ज्यादा। पर इसमें एक और पेंच है। सिर्फ लोकल लोग या नेता ही नहीं, बल्कि लंदन में बैठा जो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो भी इन पाबंदियों के हक में था, पर उसके कारण अलग थे। अच्छा, उसे क्या दिक्कत थी? उसे तो अपने राज के लोगों की मदद करनी चाहिए थी। मदद? अरे उसे तो अपनी अंग्रेजी प्रेस्टीज की चिंता थी। उसे लगता था कि अगर ये भारतीय लोग अमेरिका, कनाडा जाकर गोरों के साथ बराबरी से घुल मिल गए, काम करने लगे, उठने बैठने लगे, तो भारत में अंग्रेजी राज की जो धाक है वो कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अंग्रेजों का मानना था कि भारत पर उनका राज सिर्फ फौज के दम पर नहीं, बल्कि इस झूठी इज्जत, इस हम बेहतर हैं वाली भावना के दम पर ज्यादा टिका है।
अगर भारतीय बाहर जाकर बराबरी महसूस करने लगेंगे तो भारत में भी सवाल उठाएंगे। बाप रे, मतलब ये डर था कि कहीं गुलाम अपनी बराबरी न महसूस करने लगे। और भी कोई डर थे क्या उन्हें? हाँ, दो और बड़े डर थे। एक तो ये कि उस जमाने में अमेरिका में सोशलिस्ट और मजदूर आंदोलन काफी जोरों पर थे। तो डर था कि कहीं ये भारतीय उन खतरनाक विचारों से प्रभावित होकर भारत में न फैला दें। अच्छा, रैडिकल विचारों का डर। जी। और दूसरा डर ये था कि इनके साथ जो वहां नस्लीय भेदभाव हो रहा है, उसकी खबरें जब भारत पहुंचेंगी तो यहां नेशनलिस्ट एजिटेशन और भड़क सकता है। लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। तो मतलब लोकल विरोध भी, नेताओं का दबाव भी और ब्रिटिश सरकार की अपनी चिंताएं भी, सब एक साथ। हाँ, सब मिल गया। और नतीजा ये हुआ कि 1908 आते आते कनाडा ने दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए भारतीयों के लिए। इमिग्रेशन रूल्स बहुत सख्त कर दिए। इसी माहौल में वो तारकनाथ दास वाली बात आती है ना, जो छात्र थे और जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। हाँ, बिल्कुल। तारकनाथ दास ने एक बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने कहा कि देखो, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को फीजी जैसी जगहों पर, जहां अंग्रेजों के अपने गन्ने के खेत थे, वहां बंधुआ मजदूर यानी इंडेंचर्ड लेबर बनाकर भेजने को तो तैयार है। हाँ। लेकिन उत्तरी अमेरिका नहीं भेजना चाहती। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये लोग वहां जाकर लिबर्टी यानी आज़ादी और इक्वालिटी यानी बराबरी के विचारों से संक्रमित न हो जाएं। संक्रमित, इन्फेक्टेड, मतलब आजादी और बराबरी कोई बीमारी थी उनकी नजर में। सोचिए, यही शब्द इस्तेमाल किया। इससे अंग्रेजों की मानसिकता पता चलती है। उन्हें भारतीय मजदूर चाहिए थे, पर सिर्फ अपनी शर्तों पर। ऐसी जगह जहां वो आज़ादी जैसे खतरनाक विचारों से दूर रहें। ये तो साफ दिखाता है कि वो भारतीयों को सिर्फ सस्ता श्रमित मानते थे, नागरिक नहीं। बिल्कुल। और यही एहसास कि हमारी गुलामी ही हमारी बेइज्जती की जड़ है और ये ब्रिटिश सरकार हमारी मदद नहीं करेगी बल्कि हमें दबाएगी, इसी एहसास ने राजनीतिक सक्रियता को जन्म दिया। अब लोग सोचने लगे कि कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अब पिटीशन से काम नहीं चलने वाला था, एक्शन का टाइम आ रहा था। जी। और इसकी शुरुआत भी दिखने लगी थी। जैसे 1907 में ही रामनाथपुरी नाम के एक सज्जन थे जो वेस्ट कोस्ट पर पॉलिटिकल एग्जाइल थे, मतलब राजनीतिक कारणों से देश से बाहर रह रहे थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सर्कुलर ए आज़ादी यानी आज़ादी का सर्कुलर निकाला और उसमें उन्होंने साफ तौर पर भारत में चल रहे स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने का वादा किया। ये एक शुरुआती कड़ी थी विदेश में बैठे भारतीयों को भारत के आंदोलन से जोड़ने की। और वैंकूवर में भी तो कुछ हो रहा था, तारकनाथ दास और जीडी कुमार। हाँ, वैंकूवर उस समय काफी एक्टिव था। तारकनाथ दास का फ्री हिंदुस्तान तो था ही, जो काफी उग्र राष्ट्रवादी मिलिटेंट नेशनलिस्ट लाइन लेता था। फिर जीडी कुमार ने वहां स्वदेश सेवक होम खोला, लंदन के इंडिया हाउस की तर्ज पर। इंडिया हाउस जैसा, मतलब क्रांतिकारियों का अड्डा। हाँ, कुछ वैसा ही। और कुमार ने गुरमुखी में स्वदेश सेवक नाम से अखबार भी निकाला। उसमें वो सामाजिक सुधारों की बात तो करते थे, पर साथ ही भारतीय सैनिकों से ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने की अपील भी करते थे। सीधी बगावत की बात। ये तो काफी हिम्मत का काम था। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा, कनाडा सरकार सख्त हो रही थी, तो जल्द ही तारकनाथ दास और जीडी कुमार दोनों को वैंकूवर छोड़ना पड़ा। वो 1910 में अमेरिका के सिएटल आ गए। सिएटल में क्या किया उन्होंने? वहां उन्होंने मिलकर यूनाइटेड इंडिया हाउस स्थापित किया। ये एक तरह का सेंटर बन गया। हर शनिवार को वहां करीब 25 भारतीय मजदूर इकट्ठे होते थे और उन्हें लेक्चर्स दी जाते थे। देश, दुनिया, राजनीति, आजादी, मतलब ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन चल रहा था। लोगों को जागरूक करने का काम। जी। और ये जो यूनाइटेड इंडिया हाउस का ग्रुप था, जिसमें ज्यादातर उग्र राष्ट्रवादी छात्र थे, इनके संबंध वहां की सिख संस्था, खासकर खालसा दीवान सोसाइटी से भी अच्छे बन गए। ये धर्म और राष्ट्रीयता का मेल आगे चलकर गदर आंदोलन में बहुत काम आया। तो ये सब छोटे छोटे ग्रुप्स अपना काम कर रहे थे। हाँ। फिर इन्होंने मिल के कुछ करने की सोची, वो प्रतिनिधि मंडल वाली बात। हाँ, 1913 में इन सब समूहों ने मिलकर तय किया कि एक प्रतिनिधि मंडल डेप्यूटेशन लंदन भेजा जाए, कॉलोनियल सेक्रेटरी से मिलने, और एक भारत जाए वाइसरॉय वगैरह से मिलने, अपनी मुश्किलें बताने, पाबंदियां हटवाने के लिए। शायद ये पेटिशन पॉलिटिक्स का एक आखिरी प्रयास था। और क्या हुआ उसका? मिले वो लोग? अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। बाप रे, मतलब कोई सुनवाई नहीं? बिल्कुल। साफ था कि अंग्रेज सरकार को कोई परवाह नहीं थी। हाँ, भारत में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडवायर से मुलाकात हो गई। अच्छा, भारत में मिल लिए? हाँ, पर शायद मुलाकात से ज्यादा जरूरी वो हुआ जो इस दौरे के बहाने हुआ। इस प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के कई शहरों में, लाहौर, लुधियाना, अंबाला, फिरोजपुर, जालंधर,
अमृतसर और भी कई जगह, यहाँ तक कि शिमला में भी बड़ी बड़ी सार्वजनिक सभाएं, पब्लिक मीटिंग्स की। अरे वाह, इससे तो पंजाब में खबर फैली होगी। जबरदस्त तरीके से फैली। प्रेस ने भी खूब छापा। आम लोगों को पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पता चला कि उनके जो भाई बंधु विदेश गए हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, कैसा अपमान वो झेल रहे हैं। लोगों का भारी समर्थन मिला। इसका असर क्या हुआ फिर? असर ये हुआ कि पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल और गरमाया, राष्ट्रवादी भावनाएं और फैली। और उधर अमेरिका कनाडा में जो भारतीय थे, उनमें एक कलेक्टिव नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब एक सामूहिक राष्ट्रवादी चेतना और सॉलिडारिटी, एक एकजुटते की भावना पैदा हुई। हाँ, कि हम सब एक हैं, हमारा दुख एक है, दुश्मन एक है। बिल्कुल। वो अब सिर्फ पंजाबी या सिख या हिंदू नहीं थे, वो पहले भारतीय थे। और जब उन्होंने देखा कि उनकी अपनी सरकार, ब्रिटिश सरकार, उनकी इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस या एलियन लैंड लॉ जैसी मुश्किलों में कोई मदद नहीं कर रही। एलियन लैंड लॉ, ये क्या था? ये अमेरिका का एक कानून था जिसके तहत भारतीय वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उन्हें नागरिकता का हकदार नहीं माना जाता था। तो जब भारतीयों ने देखा कि सरकार उनकी सुनी नहीं रही, तो उनमें एक बेचैनी, गुस्सा, इम्पेशंस और गहरा डिसअफेक्शन यानी असंतोष पैदा हुआ। समझ में आता है। मतलब अब लगा कि भाई इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, रास्ता बदलना पड़ेगा। हाँ, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला था। पिटिशंस का दौर खत्म हो रहा था, एक्शन का माहौल बन रहा था। और इसी सुलगते माहौल को पहली चिंगारी दी भगवान सिंह ने। भगवान सिंह, ये कौन थे? ये एक सिख ग्रंथी यानी प्रीस्ट थे। पहले हांगकांग और मलय राज्यों में काम कर चुके थे, वहां भी राष्ट्रवादी काम करते थे। 1913 की शुरुआत में ये वैंकूवर आए और आते ही इन्होंने खुलेआम क्या कहा? खुलेआम ब्रिटिश शासन को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने का प्रचार किया। प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल, और लोगों से कहा कि वंदे मातरम को अपना क्रांतिकारी नारा, रेवोल्यूशनरी सल्यूट बनाओ। अरे, ये तो सीधी चुनौती थी। कनाडा सरकार ने क्या किया? जाहिर है बर्दाश्त नहीं किया। भगवान सिंह को 3 महीने में ही कनाडा से निकाल दिया गया, एक्सटर्न कर दिया गया। लेकिन वो जो चिंगारी सुलगा गए थे, वो बुझी नहीं। बल्कि उसने आग पकड़ने में मदद की होगी। बिल्कुल। और भगवान सिंह के जाने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र था, वो कनाडा से हटकर अमेरिका आ गया, क्योंकि अमेरिका में पॉलिटिकली माहौल थोड़ा ज्यादा खुला था, रिलेटिवली फ्री पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था। और यही एंट्री होती है लाला हरदयाल की। हाँ, अब आते हैं लाला हरदयाल, एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार। भारत से निकाले गए पॉलिटिकल एग्जाइल थे, बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी। अप्रैल 1911 में कैलिफोर्निया पहुंचे। सुना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था उन्होंने। जी हाँ, कुछ समय इंडियन फिलॉसफी और संस्कृत पढ़ाया, लेकिन उनका मन एकेडमिक्स में नहीं रमा। अंदर का क्रांतिकारी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। जल्दी वो पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों में कूद पड़े। पर शुरुआत में तो वो शायद भारतीय मुद्दे पे फोकस नहीं थे, कुछ और कर रहे थे। हाँ, ये दिलचस्प है। 1912 की गर्मियों तक उनका ध्यान ज्यादातर अमेरिकी बुद्धिजीवियों, रेडिकल्स और मजदूरों को एनार्किस्ट और सिंडिकलिस्ट आंदोलनों पर लेक्चर देने पर था। एनार्किस्ट, सिंडिकलिस्ट मतलब? अनार्किस्ट मतलब जो हर तरह की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। सिंडिकलिस्ट मतलब जो उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण चाहते हैं। तो हरदयाल उस वक्त ज्यादा ग्लोबल वैचारिक क्रांति की बातें कर रहे थे। अप्रवासी भारतीयों की रोज की दिक्कतों में उनकी ज्यादा रुचि नहीं दिख रही थी। तो फिर भारतीय क्रांति की तरफ कैसे मुड़े वो? एक घटना ने सब बदल दिया। 23 दिसंबर 1912 दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। हार्डिंग बच गए, पर इस हमले ने जैसे हरदयाल के अंदर सोए भारतीय क्रांतिकारी को जगा दिया। अच्छा। उन्हें लगा कि भारत में क्रांति संभव है। हाँ। उनका विश्वास जागा कि हाँ, ब्रिटिश राज को क्रांतिकारी तरीके से उखाड़ा जा सकता है। भारत तैयार है। उन्होंने इस हमले की तारीफ में एक युगांतर सर्कुलर भी निकाला। युगांतर बंगाल के क्रांतिकारियों का अखबार था। तो ये एक बड़ा मोड़ था और शायद सही वक्त भी था, क्योंकि उधर भारतीय मजदूर और छात्र एक नेता की तलाश में थे। बिल्कुल, वो लोग भेदभाव और बेइज्जती से तंग आ चुके थे। उन्हें एक पढ़ा लिखा बोलने वाला नेता चाहिए था। उन्होंने अजीत सिंह को भी बुलाने का सोचा था, जो पंजाब के बड़े नेता थे और उस वक्त देश से बाहर थे। लेकिन हरदयाल तो वहीं थे, अमेरिका में ही। हाँ, और अब वो तैयार भी थे, पढ़े लिखे, जबरदस्त वक्ता और अब भारतीय क्रांति के लिए समर्पित। तो सारे तार जुड़ गए। जल्द ही मई 1913 में पोर्टलैंड शहर में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई। यही बाद में गदर पार्टी बनी। तो ये थी गदर पार्टी की औपचारिक शुरुआत। जी,
इसकी पहली बैठक कांशीराम मढोली के घर पर हुई। उसमें भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना, हरनाम सिंह, टुंडीलाड जैसे कई लोग थे। और इसी बैठक में लाला हरदयाल ने अपना पूरा प्लान ऑफ एक्शन सामने रख दिया। क्या था वो प्लान? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कहा उसने माहौल में जोश भर दिया। कहा, अमेरिकियों से मत लड़ो, अमेरिका की आज़ादी का फायदा उठाओ अंग्रेजों से लड़ने के लिए। जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तुम्हें दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। भारत की गरीबी और अपमान की जड़ ब्रिटिश राज है और इसे याचिकाओं से नहीं, आर्म्ड रिवोल्ट यानी सशस्त्र विद्रोह से उखाड़ना होगा। सीधा सशस्त्र विद्रोह, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। फिर कहा, ये संदेश भारत की जनता तक और खासकर फौजी भाइयों तक पहुंचाओ। उन्हें समझाओ कि वो अपने ही भाइयों पर गोली चला रहे हैं। बड़ी संख्या में भारत जाओ और इस गदर के लिए उनका समर्थन हासिल करो। ये पूरा ब्लूप्रिंट था। जबरदस्त। लोगों ने क्या कहा, मान गए? हाथों हाथ लिया। जो गुस्सा और बेचैनी थी उसे एक दिशा मिल गई। लगा कि हाँ, यही रास्ता है। तुरंत एक वर्किंग कमेटी बनी और 2 बड़े फैसले हुए। क्या फैसले? पहला, गदर नाम का एक साप्ताहिक अखबार निकाला जाएगा, फ्री बांटा जाएगा ताकि संदेश सब तक पहुंचे। दूसरा, सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नाम का एक हेडक्वार्टर्स बनाया जाएगा, आंदोलन का केंद्र। गदर नाम ही कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। और युगांतर आश्रम, नए युग का आश्रम। बिल्कुल। नाम बहुत सोच समझकर रखे गए थे। इसके बाद अमेरिका के अलग अलग शहरों में जहां भी भारतीय थे बैठकें हुई, लोगों को जोड़ा गया और फिर एस्टोरिया में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें पोर्टलैंड के फैसलों पर मोहर लगा दी गई। गदर आंदोलन अब संगठित होकर शुरू हो चुका था। तो इस तरह विदेश की धरती पर अपने हक और वतन की आज़ादी के लिए ये ऐतिहासिक गदर आंदोलन खड़ा हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। चलिए अब इसके आगे की कड़ी पर नजर डालते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट के उस दौर पर बात करेंगे जब उन्होंने अपना प्रचार अभियान, अपना मैसेजिंग जोर शोर से शुरू किया। हाँ। और कैसे कुछ अहम घटनाओं ने, कुछ टर्निंग पॉइंट्स ने इस आंदोलन की दिशा ही बदल दी। सोर्स टेक्स्ट में काफी तफसील से बताया गया है कि कैसे उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, कैसे माहौल बनाया, हाँ। और फिर कैसे हालात सीधे एक्शन की तरफ बढ़े। हाँ, ये एक फैसिनेटिंग फेज है, बिल्कुल। और इस सब का एक नर्व सेंटर था सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम। अच्छा, युगांतर आश्रम। हाँ, ये सिर्फ कोई दफ्तर नहीं था। सोचिए, ये उन पॉलिटिकल वर्कर्स का घर भी था, हेडक्वार्टर भी था, और सच कहें तो एक तरह की पनाहगाह, मतलब रिफ्यूज भी। मतलब जैसे आजकल को-वर्किंग और को-लिविंग स्पेस होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। पर मकसद बहुत बड़ा था, क्रांति। यहीं सारी स्ट्रैटेजी बनती थी, यहीं से वो आग लगाने वाला गदर अखबार छपता था और यहीं से आइडियाज पूरी दुनिया में फैलते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी गदर अखबार की। बिल्कुल। ये इनका मेन वेपन था, कह सकते हैं। आवाज थी। 1 नवंबर 1913 को पहला अंक आया उर्दू में, फिर महीने भर बाद 9 दिसंबर को गुरमुखी में भी। और नामी कासी था गदर। हाँ, नाम ही देखिए। मतलब बगावत, रिवोल्ट। कोई छुपाने वाली बात ही नहीं। और जो अखबार के टाइटल के नीचे लाइन होती है, मैस्ट हेड, उस पर साफ लिखा था, अंग्रेजी राज का दुश्मन, an enemy of British rule। इससे ज्यादा डायरेक्ट और क्या हो सकता है भला? हाँ। जैसे आजकल कोई मीम या हैशटैग होता है ना, जो 1 सेकंड में पूरी बात कह देता है, वैसा ही कुछ। एग्जैक्टली। ये बहुत सोचा समझा डिलिबरेट अप्रोच था। हाँ। वो चाहते थे कि देखते ही पता चल जाए कि भाई मामला क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, बिल्कुल। और इसी सीधी बात को आगे बढ़ाता था अखबार का एक रेगुलर सेक्शन। हाँ। जो हर हफ्ते छपता था, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अच्छा, कच्चा चिट्ठा। हाँ, ये कमाल की चीज थी। इसमें 14 पॉइंट्स में, बिल्कुल जैसे आजकल प्रेजेंटेशंस में बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, हाँ। अंग्रेजी हुकूमत के बुरे असर, उनके कारनामे गिनाए जाते थे। ये एसेंशियली मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अंग्रेजी राज की जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आलोचना, जो क्रिटिक तैयार की थी, हाँ, जो पूरी समझ बनी थी, हाँ, उसका निचोड़ था, जिसे हर हफ्ते आम लोगों की जुबान में परोसा जाता था। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बड़े ठोस पॉइंट्स थे, सीधे आम आदमी की जिंदगी, उसकी जेब, उसके आत्मसम्मान से जुड़े हुए। बिल्कुल। जैसे पहला ही पॉइंट ले लीजिए, भारत से दौलत की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी से लेकर तब तक सबने ये बात कही थी, लेकिन इन्होंने इसे आम भाषा में समझाया। हाँ, समझाया। सोचिए जैसे आपके घर की सारी कमाई कोई पाइप लगाकर बाहर खींच रहा हो और घर के लोग भूखे मर रहे हो, कैसा लगेगा? ये फीलिंग जगाई उन्होंने। बिल्कुल। फिर दूसरा पॉइंट, भारतीयों की कम प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम। हाँ, ये भी बड़ा मुद्दा था। मतलब देश में रिसोर्सेज हैं,
अंग्रेज यहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन आम हिंदुस्तानी की औसत कमाई दुनिया में सबसे कम में से एक है। ये कैसा विकास है? जैसे आज भी हम देखते हैं ना, जीडीपी बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, पर आम आदमी पूछता है मेरी जेब में क्या आया, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही? सही बात है। वही सवाल गदर उठा रहा था उस वक्त। बिल्कुल। और किसानों का मुद्दा ज्यादा भूमि कर, हाई लैंड टैक्स, जो देश का पेट भर रहा है उसी की कमर तोड़ दी टैक्स लगा लगा कर। हाँ, किसानों पर तो बहुत बोझ था, जमीनें छिन रही थीं, किसान कर्ज में डूब रहे थे। ये आज भी हमारे किसानों की बड़ी समस्या है ना? है, बिल्कुल है। फिर वो तुलना, कंपैरिजन, जो आज भी सिर पकड़ने पर मजबूर कर देती है। सेहत पर कितना कम खर्च और फौज पर कितना ज्यादा। अरे हाँ, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड हाई एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री। लोगों की जान बचाने, अस्पताल बनाने, बीमारियां रोकने पर पैसा नहीं है, लेकिन अपनी सल्तनत बचाने के लिए, दुनिया भर में लड़ने के लिए फौज पर अंधाधुन खर्च। ये प्रायोरिटी का फर्क साफ दिखाता था कि अंग्रेजों के लिए भारत क्या था, एक कॉलोनी जिससे कमाना है और जिसे कंट्रोल में रखना है, बस। हाँ। और ये सिर्फ आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। पॉइंट था भारतीय कला और उद्योगों का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा, हाँ। हमारे बुनकर, हमारे कारीगर जो सदियों से दुनिया भर में मशहूर थे, उनका हुनर, उनका कारोबार सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया। क्यों? ताकि इंग्लैंड की मिलों में बना कपड़ा, उनका माल भारत में बिक सके। बिल्कुल। इसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका नतीजा क्या हुआ? लोग बेरोजगार हुए, गरीबी बढ़ी। और इसी गरीबी, कमजोरी का नतीजा था अगला पॉइंट, अकाल और प्लेग का बार बार आना, जिसमें लाखों भारतीय मारे गए। हाँ, ये बहुत दुखद था। जब लोगों के खरीदने की शक्ति खत्म हो जाती है, लोकल इकोनॉमी टूट जाती है, तो जरा सी फसल खराब होने पर या बीमारी फैलने पर लाखों लोग मरने लगते हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था सिर्फ। नहीं, ये अंग्रेजों की पॉलिसीज का नतीजा था। ये बात गदर अखबार लोगों के दिमाग में डाल रहा था। फिर बात आती थी भारत के पैसे के इस्तेमाल की। चिट्ठे में बताया गया कि कैसे अफगानिस्तान, बर्मा, मिस्र, फारस, चीन, इन सब जगहों पर जंग लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? कहां से? भारतीय टैक्स पेयर्स की जेब से। हमारे ही पैसे से। हाँ, मतलब हमारी ही पैसे से अंग्रेज अपना साम्राज्य फैला रहे थे, और उन जंगों में मरने वाले सैनिक भी अक्सर भारतीय ही होते थे। ये तो डबल मार थी। जैसे आजकल होता है ना, टैक्स हम देते हैं और पता चलता है पैसा कहीं और ही इस्तेमाल हो रहा है, जहां आम आदमी का कोई भला नहीं। बिल्कुल वही बात। और भारत के अंदर उनकी क्या नीति थी? चिट्ठे का पॉइंट था भारतीय रियासतों में फूट डालकर अपना प्रभाव बढ़ाना। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग डिस्कॉर्ड इन इंडियन स्टेट्स। हाँ, रजाओं को आपस में लड़ाओ, एक का साथ दो, दूसरे को कमजोर करो, और फिर दोनों पर हावी हो जाओ। वही पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फूट डालो और राज करो। हाँ, फूट डालो, राज करो। और यही नीति वो आम जनता के बीच भी अपना रहे थे। बिल्कुल। अगला पॉइंट इसी नाइंसाफी को उजागर करता था। अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय को मार दे या किसी भारतीय महिला का अपमान करे, तो उसे बहुत हल्की सजा मिलती थी। या कई बार तो कुछ होता ही नहीं था। डिस्क्रिमिनेटरी लीनियंट ट्रीटमेंट कहते हैं इसे। हाँ, मतलब अंग्रेज की जान ज्यादा कीमती, भारतीय की जान सस्ती। इंसाफ भी गोरा काला देखकर होता था। ये बात लोगों के आत्मसम्मान पर कितनी चोट करती होगी। बहुत ज्यादा। और फिर धर्म का इस्तेमाल। पॉइंट था हिंदू और मुसलमानों से टैक्स लेकर ईसाई मिशनरियों की मदद करना। अच्छा। और साथ ही हिंदू मुसलमानों में फूट डालने की लगातार कोशिश करना। एफर्ट टू फोमेंट डिस्कॉर्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मतलब एक तरफ हमारे पैसे से अपने धर्म का प्रचार, दूसरी तरफ हमें आपस में लड़ाने की साजिश। हाँ। ये सारी बातें उस कच्चे चिट्ठे में हर हफ्ते छपती थीं। सोचिए इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता होगा लोगों पर, हर हफ्ते ये सब पढ़ना। हाँ, दिमाग में बैठ जाती होंगी बातें। ये एक तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्जशीट थी जो हर हफ्ते अपडेट होती थी। ये लोगों को सिर्फ गुस्सा नहीं दिला रही थी, उन्हें पॉलिटिकली एजुकेट कर रही थी, उन्हें समझा रही थी कि उनकी समस्याओं की जड़ क्या है। और फिर जैसा आपने शुरू में कहा था, आखिरी 2 पॉइंट तो सीधे एक्शन की तरफ ले जाते थे। हाँ, वो तो एकदम निशाना साध रहे थे। हाँ, वो तो एकदम पिन पॉइंटेड थे। पॉइंट नंबर 13 में सीधा गणित समझाया गया। देखो भाई, भारतीय रियासतों में 7 करोड़ लोग हैं और ब्रिटिश इंडिया में 24 करोड़। कुल मिलाकर कितने हुए? 31 करोड़। 31 करोड़। और अंग्रेज कितने हैं यहाँ पर? हाँ। अफसर और सैनिक मिला के सिर्फ 79,614। और उनके थोड़े बहुत वॉलंटियर सैनिक 38,948। हाँ भाई, इतने से। हाँ, मतलब हम 31 करोड़ और वो मुश्किल से 1.25 लाख।
ये हिसाब लगा के बताया गया कि डरने की जरूरत नहीं है, हम संख्या में बहुत बहुत ज्यादा है। ये सुनने के बाद किसी का भी हौसला बढ़ जाए। जैसे कॉलेज में स्ट्राइक करनी हो और कोई बताए कि अरे डीन और प्रोफेसर मिला के बस 50 लोग हैं और हम स्टूडेंट 5000 हैं, फिर किसका डर। बिल्कुल। और आखिरी पॉइंट नंबर 14 तो सीधी ललकार थी। 1857 के गदर को 56 साल हो गए हैं। बहुत इंतजार कर लिया। हाँ। अब दूसरे विद्रोह की सख्त जरूरत है। टाइम आ गया है। अब देर मत करो, उठो। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये ओपन कॉल था हथियार उठाने का। इस चिट्ठे के अलावा गदर अखबार ने लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक और जबरदस्त काम किया। उन्होंने वीर सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को धारावाही मतलब सीरियलाइजिंग करके छापना शुरू किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। 1857 की क्रांति, जिसे अंग्रेज सिर्फ सिपाही विद्रोह कहते थे, उसकी कहानी को एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पेश किया गया। उन नायकों की कहानियां फिर से जिंदा की गईं। सही कहा। और साथ ही अखबार में भारत के दूसरे बड़े नेताओं और क्रांतिकारियों का भी जिक्र होता था। लोकमान्य तिलक, श्री अरबिंदो, सावरकर, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद। हाँ, ये बताने के लिए कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे देश की है। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल रहे हैं। बंगाल की अनुशीलन समिति और युगांतर समूह, जो उस समय बंगाल में सक्रिय बड़े क्रांतिकारी संगठन थे, उनके साहसी कारनामों की कहानियां छापी जाती थीं। अच्छा। यहाँ तक कि रूस के क्रांतिकारियों, जिन्होंने जार के खिलाफ गुप्त समितियां, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थीं, उनके किस्से भी छापे जाते थे। ये सब पढ़कर लगता था कि हाँ, क्रांति संभव है, दुनिया में और लोग भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा असर उन कविताओं का हुआ जो गदर में छपती थीं। हाँ, कविताएं तो कमाल थी। बाद में उन्हें इकट्ठा करके गदर दी गूंज, इकोज ऑफ म्यूटिनी नाम से किताब की शक्ल दी गई और मुफ्त बांटा गया। हाँ, गदर दी गूंज। ये कविताएं सीधी सरल भाषा में थीं, लेकिन इतनी जोशीली और पावरफुल थीं कि सीधे दिल में उतर जाती थीं। और सबसे खास बात, ये कविताएं बेहद सेक्युलर थीं। बहुत सेक्युलर। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक होकर लड़ने की बात करती थीं, धर्म के नाम पे नहीं, वतन के नाम पर। जैसे ये लाइनें सुनिए, हिंदू, सिख, पठान और मुस्लिम, ध्यान दे सेना में सभी लोग, मतलब सेना में जो भी हैं, किसी भी धर्म के। हमारा देश अंग्रेजों ने लूट लिया है, हमें उनके खिलाफ युद्ध छेड़ना है। बिल्कुल सीधी बात। हमें पंडितों और काजियों की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी कहना। हाँ, ये आर्टिकल था उस जमाने में। हम अपना जहाज डुबाना नहीं चाहते, मतलब धर्म के चक्कर में बटना नहीं चाहते। पूजा का समय अब खत्म हो गया है, अब तलवार उठाने का समय है। वाह, कितनी सीधी दो टूक बात। आज के हिसाब से सोचें तो ये कितनी रैडिकल बात थी। पंडितों और काजियों को कहना कि अभी आपकी जरूरत नहीं, अभी लड़ाई का वक्त है। हाँ, पूजा पाठ बाद में, पहले देश की आजादी। ये उस वक्त के समाज में बहुत बड़ी बात थी कहना। ये कविताएं जैसे आज कोई जबरदस्त प्रोटेस्ट एंथम या रैप सॉन्ग होता है ना, जो युवाओं को एकदम झकझोर देता है, वैसा काम कर रही थी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने लोगों के अंदर सोई हुई देशभक्ति को जगा दिया। और इसका असर जबरदस्त हुआ। यह अखबार सिर्फ उत्तरी अमेरिका में बसे भारतीयों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही महीनों में ये आग की तरह फैला फिलीपींस, हांगकांग, चीन, मलई स्टेट्स, मतलब आज का मलेशिया और सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर, त्रिनिदाद, होंडुरस, अफ्रीका और जाहिर है भारत में भी। जहां जहां हिंदुस्तानी थे, यह अखबार किसी ना किसी तरह पहुंच रहा था। इसका रिस्पॉन्स अनप्रेसिडेंटेड था, है ना, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। लोगों के बीच ये गर्मा गर्म बहस, लाइवली डिस्कशन का टॉपिक बन गया। जहां चार पंजाबी मिलते, गदर की बातें होती, इसकी कविताएं गाई जाती। अच्छा। ये सिर्फ एक अखबार नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन गया, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जगाने का जरिया बन गया। इसकी कविताएं तो लोकगीतों की तरह लोकप्रिय हो गईं। और इसने किया क्या? इसने बहुत कम समय में खासकर पंजाबी प्रवासियों, पंजाबी इमिग्रेंट्स की सेल्फ इमेज, उनकी अपनी पहचान को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत से पंजाबी, खासकर सिख, ब्रिटिश फौज में थे या उनके परिवार वाले फौज में रह चुके थे। उन्हें अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी, अपनी बहादुरी पर नाज था, जिसे अंग्रेजों ने मार्शल रेस कहकर बढ़ावा भी दिया था। हाँ, मार्शल रेस का तमगा दिया था। गदर ने उसी वफादारी पर सवाल उठाया, उसे शर्मिंदगी का सबब बनाया। जो कल तक खुद को ब्रिटिश राज का वफादार सिपाही, लॉयल सोल्जर समझता था, आज वो एक विद्रोही रेबल बनने की सोचने लगा। हाँ, सोचने पर मजबूर हो गया। जिसका एक ही मकसद था,
अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से आजाद कराना। हाँ, गदर ने जानबूझकर उन्हें उनके लॉयलिस्ट पास्ट की याद दिलाई, खासकर 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देने की। अच्छा, उस बात को उठाया। हाँ, उन्हें इस पर शर्मिंदा, अशेम्ड महसूस कराया गया और फिर उन्हें उनकी अपनी सिख परंपरा, गुरुओं की कुर्बानी, जुल्म के खिलाफ लड़ने की लेगेसी की याद दिलाकर कहा गया कि अब प्रायश्चित मतलब अटोन करने का, अपनी असली पहचान साबित करने का वक्त है। अच्छा, मतलब इतिहास याद दिलाया। हाँ, जैसे ये कविता देखिए, ये सीधे सिख पहचान को झकझोर रही है। तुम सिंहों का नाम क्यों बदनाम करते हो? कैसे तुम शेरों की शान भूल गए हो? अगर दीप सिंह जैसे, बाबा दीप सिंह, महान सिख योद्धा आज जीवित होते तो सिंहों को ताना कैसे मारा जा सकता था? वाह। लोग कहते हैं कि सिंह अच्छे नहीं हैं। तुमने दिल्ली विद्रोह 1857 के दौरान धाराएं क्यों मोड़ दी? मतलब अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? सीधा सवाल। जोर से चिल्लाओ, चलो गोरों को मारें। तुम बेशर्मी से चुप क्यों बैठे हो? धरती फट जाए ताकि हम डूब जाएं। ये 30 करोड़ उस वक्त भारत की आबादी किस काम के पैदा हुए? बाप रे, ये तो सीधी चोट है। मतलब शेम और प्राइड, शर्म और गौरव, दोनों भावनाओं को एक साथ जगाया जा रहा है। बिल्कुल, एक तरफ अपनी गलती का एहसास कराया जा रहा है, दूसरी तरफ अपनी वीर विरासत की याद दिलाकर लड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल था। हाँ, जैसे किसी दोस्त को हम बोले, यार तू तो ऐसा नहीं था, तेरे दादाजी कितने बहादुर थे और तू ये क्या कर रहा है? ये सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। बिल्कुल, और ये संदेश घर घर पहुंच गया। जो युवा थे, जो शीले थे, वो अब एक्शन के लिए बेचैन होने लगे। उन्हें अब सिर्फ बातें नहीं करनी थी, क्रांति करनी थी। तो लाला हरदयाल का क्या रिएक्शन था इस पर? लाला हरदयाल, जिन्होंने ये चिंगारी लगाई थी, वो खुद भी इस रिएक्शन की इंटेंसिटी से हैरान थे। अच्छा। हाँ, उनसे जब पूछा जाता था कि भारत में क्रांति में कितना वक्त लगेगा, तो वो कहते थे शायद 10 साल, कुछ साल। लेकिन जिन लोगों ने गदर के जोशीले लेख और कविताएं पढ़ी थी, वो बहुत इम्पेशेंट थे। 10 साल कौन इंतजार करे? हाँ, 10 साल बहुत लंबा वक्त है। उन्हें तो कली क्रांति चाहिए थी। जैसे आजकल होता है ना, किसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला तो लोग चाहते हैं कि सरकार तुरंत एक्शन ले। इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। बिल्कुल वैसा ही माहौल था। फिर आया 1914 का साल। ये गेम चेंजर साबित हुआ है ना। हाँ, 1914 पिवटल था। इस साल 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने गदर आंदोलन को प्रोपेगेंडा के फेस से निकालकर सीधे टकराव के रास्ते पर डाल दिया। पहली घटना थी आंदोलन के मुख्य विचारक लाला हरदयाल की गिरफ्तारी और फिर उनका फरार हो जाना। हरदयाल्स अरेस्ट एंड एस्केप। जी, 25 मार्च 1914 को हरदयाल को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। कागजों में तो कारण बताया गया उनकी अराजकतावादी गतिविधियां, एनार्किस्ट एक्टिविटीज। पीछे ब्रिटिश सरकार का जबरदस्त दबाव था। अंग्रेज उन्हें अपने लिए बड़ा खतरा मानते थे और अमेरिकी सरकार पर उन्हें डिपोर्ट करने का प्रेशर बना रहे थे। लेकिन वो जमानत पर, बेल पर रिहा हो गए। हाँ, हो गए। और रिहा होते ही उन्होंने समझ लिया कि अब अमेरिका में रहना खतरे से खाली नहीं, तो मौका देखकर वो देश छोड़कर निकल गए, स्विट्जरलैंड चले गए। अच्छा। इसके साथ ही गदर आंदोलन से उनका जो सीधा एक्टिव जुड़ाव था, एक्टिव एसोसिएशन था, वो अचानक खत्म हो गया। जो आदमी इस पूरी लहर का चेहरा था, वही मैदान से हट गया। ये तो बड़ा झटका लगा होगा आंदोलन को। झटका जरूर था, लेकिन अब तक आंदोलन इतना फैल चुका था और उसमें इतने जोशीले लोग आ चुके थे कि लीडरशिप दूसरों ने संभाल ली और काम रुका नहीं। मतलब मोमेंटम बन चुका था। दूसरी बड़ी घटना जिसने भावनाओं को बहुत भड़काया, वो थी कोमागाटा मारू की घटना। कोमागाटा मारू। हाँ, ये एक जहाज की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ जहाज की कहानी नहीं, ये उस जमाने के नस्लवाद, रेसिज्म, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म और भारतीयों के अपमान की कहानी है। क्या हुआ था इसमें? हुआ ये कि कनाडा की सरकार ने कई सालों से भारतीयों के आने पर लगभग रोक लगा रखी थी। तरह तरह के बहाने बनाते थे। एक कानून बड़ा अजीब था कि कनाडा वही आ सकता है जो भारत से सीधी यात्रा, कंटिन्यूअस जर्नी करके आए, यानी बीच में कहीं उतरे या जहाज न बदले। और मजा ये है कि उस जमाने में भारत से कनाडा कोई सीधी शिपिंग लाइन थी ही नहीं। तो ये कानून बनाने का मतलब ही था कि भारतीय आ ही न सकें। कितना चालाकी भरा नस्लवाद था ये। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नवंबर 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे भारतीयों को उतरने की इजाजत दे दी जो सीधी यात्रा करके नहीं आए थे। इससे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद अब रास्ता खुल गया है। तो इसी उम्मीद से भरे सिंगापुर में रहने वाले एक पैसे वाले भारतीय ठेकेदार बाबा गुरदित सिंह, जो खुद भी देशभक्त थे, उन्होंने सोचा कि चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं।
उन्होंने कोमागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज किराए पर लिया और ऐलान किया कि वो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में बसे भारतीयों को लेकर कनाडा जाएंगे। अच्छा, उन्होंने खुद ये बीड़ा उठाया? हाँ, पैसा भी वो खुद लगा रहे थे या इंतजाम कर रहे थे। कुल 376 यात्री, जिनमें ज्यादातर पंजाबी सिख थे, लेकिन कुछ हिंदू और मुस्लिम भी थे, इस जहाज पर सवार होकर मार्च 1914 में कनाडा के वैंकूवर शहर के लिए निकले। सबके मन में बेहतर भविष्य के सपने थे। रास्ते में जब जहाज जापान के योकोहामा बंदरगाह पर रुका तो वहां पहले से मौजूद गदर पार्टी के कार्यकर्ता जहाज पर आए। हाँ, गदरी कार्यकर्ता। उन्होंने जोरदार भाषण दिए, गदर अखबार और गदर दी गूंज की प्रतियां बांटी। यात्रियों में देशभक्ति का जज्बा और भर गया। उन्हें लगा कि वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं जा रहे, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। उधर पंजाब में भी अखबारों ने लिखा कि अगर इन भारतीयों को कनाडा ने नहीं घुसने दिया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन कनाडा में माहौल बिल्कुल उल्टा था। वहां क्या हो रहा था? वहां के अखबार, खासकर वैंकूवर के कुछ अखबार, इसे बढ़ते हुए पूर्वी आक्रमण, माउंटिंग ओरिएंटल इन्वेजन का नाम दे रहे थे। गोरे लोगों को भड़काया जा रहा था कि ये भूरे लोग आकर हमारी नौकरियां छीन लेंगे, हमारी नस्ल खराब कर देंगे। रेसिज्म अपने चरम पर था। और कनाडा की सरकार ने भी अपनी तैयारी कर ली थी। जब तक कोमागाटा मारू वहां पहुंचता, उन्होंने वो कानूनी कमियां, लीगल लूप होल्स बंद कर दी थी जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछला फैसला दिया था। यानी उन्होंने दरवाजा कसकर बंद कर लिया था। टकराव होना तय था और हुआ भी वही। मई 1914 में जब जहाज वैंकूवर पहुंचा तो उसे बंदरगाह के अंदर आने ही नहीं दिया गया। नहीं आने दिया। जहाज को समंदर में ही रोक दिया गया और चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया गया। सोचिए, 376 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, 2 महीने तक उस जहाज पर कैद रहे। 2 महीने जहाज पर? हाँ, उनका खाना पानी खत्म होने लगा, हालात बिगड़ने लगे। लेकिन कनाडा और अमेरिका में बसे भारतीय चुप नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने यात्रियों के हक के लिए लड़ने के लिए एक शोर कमेटी बनाई। हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह जैसे नेता इसमें आगे थे। चंदा इकट्ठा किया गया, फंडराइजिंग हुई। हाँ, मदद के लिए। अमेरिका और कनाडा में जगह जगह विरोध सभाएं हुई। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तक की धमकी दी गई। अमेरिका में भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह भाकना जैसे गदर नेताओं ने जोरदार कैंपेन चलाया। लोगों से कहा गया कि देखो, अंग्रेज हमें अपने ही साम्राज्य के दूसरे हिस्से में घुसने नहीं दे रहे हैं, यही इनकी असलियत है, अब विद्रोह की तैयारी करो। तो ये घटना गदर के प्रोपेगेंडा के लिए एक जिंदा सबूत बन गई। बिल्कुल, जैसे आज कोई घटना होती है और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और किसी आंदोलन को फ्यूल कर देती है, वैसा ही हुआ। लेकिन 2 महीने के संघर्ष के बाद भी कनाडाई सरकार नहीं मानी। आखिरकार जहाज को जबरदस्ती कनाडाई पानी से बाहर निकाल दिया गया। जहाज को वापस मुड़ना पड़ा, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब तक जहाज वापस जापान के योकोहामा पहुंचा, दुनिया बदल चुकी थी। क्या हुआ? जुलाई अगस्त 1914 में पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था। ओहो। अब ब्रिटिश सरकार बीच में कूद पड़ी। उन्हें डर था कि ये यात्री जो इतने अपमानित और गुस्साए हुए हैं, अगर हांगकांग या सिंगापुर जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में उतरे तो वहां गड़बड़ फैला सकते हैं, गदर पार्टी के साथ मिल सकते हैं। हाँ, क्योंकि गुस्सा तो बहुत होगा उनमें। बहुत ज्यादा। इसलिए उन्होंने हुक्म जारी किया कि जहाज के किसी भी यात्री को रास्ते में कहीं नहीं उतरने दिया जाएगा, उन जगहों पर भी नहीं जहां से वो चढ़े थे। सबको सीधे कलकत्ता ले जाया जाएगा। अरे, ये तो और ज्यादती थी। हाँ, जहाज जहां जहां रुका, हांगकांग, सिंगापुर, वहां के भारतीय समुदाय में जबरदस्त गुस्सा फैला। हर जगह ये जहाज ब्रिटिश राज के जुल्म का चलता फिरता प्रतीक बन गया और ब्रिटिश विरोधी गोलबंदी, एंटी ब्रिटिश मोबिलाइजेशन का कारण बना। आखिरकार सितंबर 1914 में कई महीनों की मुश्किलों के बाद जहाज कलकत्ता के पास बजबज घाट पर पहुंचा। बजबज, हाँ। जबरदस्ती एक स्पेशल ट्रेन में बिठाकर पंजाब भेजने की कोशिश की गई। यात्री थके हुए थे, गुस्से में थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और फिर झड़प हुई और पुलिस ने निहत्थे यात्रियों पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में 18 यात्री मारे गए और 202 को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कुछ भागने में कामयाब रहे, जिनमें बाबा गुरदित सिंह भी थे, जो सालों तक छिप कर रहे। कितना दुखद अंत हुआ इस यात्रा का। बहुत ही दुखद, इतना हिंसक अंत। कोमागामाटा मारू सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं रहा, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्याय, नस्लवाद और बर्बरता का सिंबल बन गया। इसका जो इमोशनल इम्पैक्ट हुआ, खासकर पंजाबियों पर, वो बहुत गहरा था। हाँ,
इसने जरूर आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल। इसने गदर आंदोलन की इस बात को 100% सही साबित कर दिया कि अंग्रेजी राज में इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। आजादी सिर्फ लड़कर ही मिल सकती है। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे डिसाइसिव घटना, जिसने गदर क्रांति को सिर्फ एक संभावना से एक तात्कालिक जरूरत, इमिनेंट नेसेसिटी बना दिया। वो था पहले विश्व युद्ध का छिड़ना। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1, यही तो वो मौका था। हाँ, गदर के नेता सालों से यही तो कह रहे थे कि जब ब्रिटेन किसी बड़ी लड़ाई में उलझेगा, जब उसकी ताकत बटेगी, वही भारत की आजादी का सुनहरा मौका होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी ब्रिटेन के दुश्मन जैसे जर्मनी की मदद से भारत में क्रांति करो, यही प्लान था। ये बात सही है कि गदरी इस मौके के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उनके पास ना तो हथियार थे, ना भारत में कोई बड़ा जमीनी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन था। लीडरशिप भी बटी हुई थी, हरदयाल जा चुके थे। तो फिर लेकिन सवाल ये था कि क्या ये मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि हमारी तैयारी 100% नहीं है? ये तो वैसी बात हुई कि फाइनल एग्जाम की डेट आ गई, आपकी तैयारी आधी अधूरी है, लेकिन क्या आप पेपर ही नहीं देंगे? नहीं, पेपर तो देना पड़ेगा। या जितनी तैयारी है उसी के साथ मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल। गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता उस वक्त अमेरिका में थे, उन्होंने खास मीटिंग की। उसमें यही बहस हुई और फैसला हुआ कि हाँ, मौका हाथ से जाने नहीं देना है। कुछ ना करने से तो अच्छा है लड़कर मरना। हाँ, रही बात हथियारों की कमी की, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, मेजर वीकनेस थी, उसका हल ये सोचा गया कि भारत चलो। भारत चलो। वहां जाकर ब्रिटिश फौज के भारतीय सिपाहियों को अपनी तरफ मिलाओ। हाँ। अगर सिपाही ही बागी हो जाएं, तो हथियार अपने आप मिल जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा गैम्बल था, एक बहुत बड़ा दाव। हाँ, लेकिन उन्होंने खेलने का फैसला किया। इसके फौरन बाद गदर पार्टी ने अपना ऐलाने जंग, प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर जारी किया। अब सीधी जंग की बात। हाँ, अब लुका छुपी नहीं, सीधी जंग की बात। इसे हजारों की संख्या में छापकर दुनिया भर में फैलाया गया। मोहम्मद बरकतुल्लाह, रामचंद्र, भगवान सिंह जैसे नेताओं ने अमेरिका में ताबड़तोड़ पब्लिक मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। अच्छा। हर मीटिंग में एक ही अपील, सब कुछ छोड़ो, जहाजों में भरो और भारत चलो। वहां जाकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाओ। खास नेताओं को अलग अलग देशों में भेजा गया। जापान, फिलीपींस, चीन, हांगकांग, मलय स्टेट, सिंगापुर, बर्मा, जहां भी भारतीय प्रवासी थे। हाँ, जहां भी थे। उन्हें वापस घर लौटने और इस जंग में शामिल होने के लिए मनाने, परसुएड करने के लिए। माहौल एकदम गर्म हो गया। बिल्कुल गर्म हो गया। जो गदर कार्यकर्ता ज्यादा जोशीले और इम्पेशेंट थे, जैसे करतार सिंह सराभा। हाँ, सराभा का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, वो नौजवान जो सिर्फ 19 साल के थे और जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी। और रघुवर दयाल गुप्ता, वो तो मीटिंग का फैसला होते ही भारत के लिए निकल पड़े। फौरन? हाँ, फौरन। एक अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली फीलिंग सब पर हावी हो गई थी। तो इस तरह कुमाघाटा मारू से पैदा हुए गुस्से और विश्व युद्ध से मिले मौके ने मिलकर गदर आंदोलन को सीधे एक्शन मोड में लॉन्च कर दिया। बिल्कुल, हजारों भारतीय अपना काम धंधा, घर बार, बीवी बच्चे छोड़कर, अपनी जान हथेली पर रखकर जहाजों में बैठकर भारत की तरफ चल पड़े। उनके दिल में सिर्फ एक सपना था, गदर, अंग्रेजी राज का खात्मा। तो ये थीं वो घटनाएं, गदर अखबार का जबरदस्त प्रोपेगेंडा, हरदयाल का जाना, कुमाघाटा मारू का जख्म और विश्व युद्ध का मौका, जिन्होंने गदर आंदोलन को प्रचार और तैयारी के दौर से निकालकर सीधे टकराव और एक्शन के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने गदर आंदोलन की शुरुआत, उसके पीछे की सोच और उद्देश्यों पर बात की थी। अब कहानी में आता है वो मोड़ जब ये क्रांतिकारी जोश से भरे हुए विश्व युद्ध आई के दौरान भारत वापस लौटते हैं। सरकार तो तैयार बैठी थी, ये हमें पता है, खुफिया जानकारी थी उनके पास। सवाल यह है कि जिस पंजाब को आज़ाद कराने का सपना वो देख रहे थे, क्या वो पंजाब तैयार था? सरकार को गदर प्लान्स की पूरी भनक थी, मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं थी। उन्होंने बाकायदा तैयारी कर रखी थी, एक कानून पास किया था, इंग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी सरकारें करती हैं। किसी बड़े प्रोटेस्ट या इवेंट से पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, प्रिवेंटिव डिटेंशंस होते हैं, सेक्शन 144 लग जाता है, बॉर्डर सीलिंग जैसी चीजें। तो ब्रिटिश हुकूमत भी पूरी तरह अलर्ट पर थी। बिल्कुल अलर्ट पर। और इसका असर दिखा जब ये कैदरी प्रवासी भारत पहुंचे। हर आने वाले की पूरी छानबीन, पूरी स्क्रूटनी हुई। जिन्हें सरकार सेफ समझती थी, जिनसे खतरा कम महसूस हुआ, उन्हें तो खैर घर जाने दिया गया। अच्छा। लेकिन जिन्हें ज्यादा डेंजरस माना गया, उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। और एक तीसरी कैटेगरी भी थी, जिन्हें थोड़ा कम खतरनाक समझा गया, उन्हें उनके अपने ही गांव में नजरबंद कर दिया गया।
मतलब रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, गांव से बाहर नहीं जा सकते। नजरबंद मतलब अपनी ही गांव में। कितने लोग लौटे थे और कितनों पर यह सख्ती हुई, कुछ अंदाजा है इसका? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि करीब 8,000 लोग वापस आए थे। 8,000? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। इनमें से एक बड़ी संख्या, लगभग 5,000 लोगों को सरकार ने जाने दिया। शायद उन्हें लगा कि ये लोग ज्यादातर आम मजदूर हैं, इनसे खतरा नहीं है। लेकिन बाकी बचे करीब 3,000 लोग सरकार की नजर में थे। अच्छा, तो इन 3,000 का क्या हुआ फिर? इनमें से करीब 1,500 लोगों पर तो बहुत कड़ी नजर रखी गई। फरवरी 1915 तक के रिकॉर्ड देखें तो लगभग 200 लोगों को बाकायदा इंटर्न किया गया था, मतलब जेलों या खास कैंपों में रखा गया। और 700 से ज्यादा लोगों को उनके गांवों में ही कन्फाइन कर दिया गया था, नजरबंदी जिसे कहते हैं। सोचिए, अपने ही घर में एक तरह से कैदी। लेकिन सब तो पकड़े नहीं गए होंगे, कुछ तो निकल भागे होंगे, खासकर जो सीधे पंजाब ना आकर दूसरे रास्तों से जैसे कोलंबो या साउथ इंडिया से आए। थोड़ा फिल्मी लगता है ये सोचना, छिपते छुपाते एजेंसियों को चकमा देकर पहुंचना। हाँ, कुछ लोग कामयाब हुए और पंजाब पहुंचने में सफल रहे, लेकिन पंजाब की जमीन पर पैर रखते ही उन्हें एक बड़ा रियलिटी चेक मिला। जो उम्मीदें वो लेकर आए थे, माहौल उससे बिल्कुल अलग था। ये बड़ा अहम मोड़ है कहानी में। मतलब 1914 का पंजाब वो नहीं था जिसकी तस्वीर उनके जहन में थी या जो उन्हें विदेश में बताई गई थी। आम लोग, किसान, वो गदर के इस रोमांटिक क्रांतिकारी एडवेंचर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। कल्पना कीजिए उस निराशा की। आप 7 समंदर पार से इतनी मुश्किलों से बचकर क्रांति की आग जलाने आए हैं और यहाँ लोग मतलब ठंडे पानी का छींटा मार रहे हैं। बिल्कुल, ये अक्सर होता है जब क्रांतिकारी या सुधारक बाहर से एक आइडियलाइज्ड विजन लेकर आते हैं। उन्हें लगता है बस एक आवाज देने की देर है और पूरी जनता उठ खड़ी होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे आजकल भी कुछ बाहर रहने वाले भारतीय सोचते हैं कि भारत आकर वो चुटकियों में सब ठीक कर देंगे, करप्शन खत्म, सिस्टम परफेक्ट। पर यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जाल इतने उलझे हुए हैं कि बाहर से इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। गदरियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पर उन्होंने हार नहीं मानी होगी। कोशिश तो की होगी लोगों को जगाने की, कोशिश तो भरपूर की। गांव के दौरे किए, मेलों त्योहारों में जाकर भाषण दिए, लोगों को समझाया कि अंग्रेजों को निकालना क्यों जरूरी है, आजादी का मतलब क्या है। पर नतीजा सिफर, बल्कि मामला और उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया। कैसे? जो उस समय की प्रमुख सिख संस्था थी, चीफ खालसा दीवान, उसने तो सरकार के प्रति वफादारी दिखाते हुए इन गदरियों को पतित सिख, फॉलन सिख्स और अपराधी तक घोषित कर दिया। क्या बात कर रही हैं? अपने ही लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और सरकार की मदद भी की? हाँ, सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि सरकार की मदद भी की उन्हें पकड़वाने में। ये तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाए। सोचिए, जिन लोगों के लिए आप लड़ने आए हैं वही आपको दुश्मन के हवाले कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिमोरलाइजिंग और क्या हो सकता है? सही बात है। जाहिर है आम जनता से इतनी निराशा मिलने के बाद उन्होंने कहीं और उम्मीद लगाई होगी, सेना की तरफ देखा होगा शायद। फौजी भाई जो खुद अंग्रेजों के नीचे काम कर रहे हैं, वो उनकी बात समझेंगे और बगावत में साथ देंगे। नवंबर 1914 में उन्होंने सेना की अलग अलग छावनियों में विद्रोह भड़काने की कुछ कोशिशें भी की, लेकिन ये कोशिशें बहुत बिखरी हुई थीं, अनुभवहीन थीं, प्लानिंग की भारी कमी थी। तो मतलब दिक्कत कहाँ रही थी? जोश तो था उनमें? जोश भरपूर था, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी एक सेंट्रल लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन की। कोई एक मजबूत केंद्रीय संगठन नहीं था जो सबको निर्देश दे सके, स्ट्रैटेजी बना सके। सब अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे प्रयास कर रहे थे। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट करना चाहते हो, लेकिन हर डिपार्टमेंट, हर हॉस्टल अपना अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहा हो, कोई तालमेल नहीं। हाँ बिल्कुल। ऐसे में मैनेजमेंट पर कितना असर पड़ेगा? बिखरे हुए आंदोलन को कुचलना हमेशा आसान होता है। बात तो सही है, बिना कोऑर्डिनेशन ये बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? तो फिर लीडरशिप की तलाश शुरू हुई होगी, किसी बड़े नेता की जरूरत महसूस हुई होगी। बिल्कुल। हताशा में, डेस्परेशन में उन्होंने एक नेता खोजना शुरू किया जो इस बिखरे हुए आंदोलन को एक दिशा दे सके। बंगाल के क्रांतिकारियों से कांटेक्ट साधा गया। इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल और विष्णु गणेश पिंगले जैसे लोगों ने अहम भूमिका निभाई, और उनकी कोशिशों से आखिरकार रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, वही जो वाइसरॉय हार्डिंग पर हमले के लिए मशहूर थे? हाँ, वही जो उस समय तक वाइसरॉय हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने के ताबड़तोड़ हमले की वजह से क्रांतिकारियों के हीरो बन चुके थे और पुलिस से बचकर छिपे हुए थे।
वो जनवरी 1915 के मध्य में पंजाब पहुंचे नेतृत्व संभालने के लिए। ये गदरियों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण रही होगी। हाँ, रास बिहारी बोस का आना तो गेम चेंजर जैसा रहा होगा। उन्होंने क्या कदम उठाया आते? बोस अनुभवी क्रांतिकारी थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, जिसकी बहुत कमी थी। उन्होंने लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी, उन्हें अलग अलग सैनिक केंद्रों कैंटनमेंट्स में भेजा, पेशावर और बन्नू से लेकर मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद और लखनऊ तक। अच्छा। इन लोगों का काम था वहां तैनात भारतीय सैनिकों से संपर्क साधना, उन्हें विद्रोह के लिए तैयार करना और 11 फरवरी 1915 तक वापस आकर रिपोर्ट देना कि जमीनी तैयारी कैसी है। तो क्या रिपोर्ट्स आई? क्या सेना तैयार थी विद्रोह के लिए? रिपोर्ट्स ऑप्टिमिस्टिक थी? जो लोग भेजे गए थे वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट्स लेकर लौटे। उन्हें लगा कि हाँ, सेना में काफी असंतोष है और वो विद्रोह के लिए तैयार है। इन पॉजिटिव रिपोर्ट्स के आधार पर विद्रोह की तारीख पहले 21 फरवरी 1915 तय की गई। बाद में इसे और पहले करके 19 फरवरी कर दिया गया। माहौल एकदम गर्म हो गया होगा। फाइनल काउंटडाउन शुरू। 19 फरवरी। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हुई? इतना सब होने के बावजूद भी प्लान कामयाब क्यों नहीं हुआ? गड़बड़ ये हुई कि ब्रिटिश सरकार की CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, गदर संगठन में पूरी तरह घुसपैठ कर चुकी थी। उनके जासूस, उनके इन्फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद थे, शायद ऊपर से नीचे तक। ये गदरियों की तरफ से एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। उन्हें भनक ही नहीं लगी कि दुश्मन उनके अपने बीच ही है और सारी जानकारी सरकार तक पहुंचा रहा है। सरकार को विद्रोह की तारीख, जगहें, पूरी योजना का पता चल गया। अरे यार, मतलब प्लान लीक हो गया? फिर तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया होगा, रोका होगा विद्रोह। बिल्कुल। जैसे ही सरकार को पक्की खबर मिली, उन्होंने फौरन कार्रवाई की। विद्रोह शुरू होने से पहले ही धरपकड़ शुरू हो गई। ज्यादातर बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। रास बिहारी बोस एक बार फिर अंग्रेजों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी लीडरशिप पकड़ ली गई। तो 19 फरवरी का जो प्लान था वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। गदर आंदोलन एक तरह से कुचल दिया गया। हाँ, व्यवहारिक रूप से देखें तो विद्रोह की ये कोशिश वहीं दम तोड़ गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सरकार से विद्रोह दबाकर शांत नहीं बैठी। उन्होंने इसके बाद जो किया वो शायद उस समय तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा दमनकारी कदम था। पंजाब में और बर्मा के मांडले में बड़े पैमाने पर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल्स चलाए गए, जिन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, हाँ सुना है। इन मुकदमों का नतीजा क्या निकला? सजाएं क्या हुई? नतीजा बहुत भयानक था। 45 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 45? हाँ, और 200 से ज्यादा लोगों को लंबी सजाएं हुई, जिसमें उम्र कैद और काला पानी यानी अंडमान निकोबार भेजना शामिल था। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इसका सीधा असर ये हुआ कि पंजाब में राष्ट्रवादी नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी का राजनीतिक रूप से सफाया हो गया। जो लोग आंदोलन को आगे ले जा सकते थे वो या तो शहीद हो गए या सालों के लिए जेलों में बंद कर दिए गए। ये पंजाब और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। बहुत बड़ी क्षति, बिल्कुल। भारत में तो आंदोलन एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन गदर की आग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। विदेशों में भी कोशिशें जारी थीं, खासकर बर्लिन जैसे केंद्रों में, है ना? उनका अमेरिका में रामचंद्र गुट से भी संपर्क था। हाँ, विदेशों में, खासकर बर्लिन में बैठे कुछ भारतीय क्रांतिकारी जर्मनी की मदद से कोशिशें करते रहे। विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन था, तो वो भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करने को तैयार था। उनका प्लान था कि विदेशों में जो भारतीय सैनिक तैनात हैं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, फ्रांस में, उनके बीच विद्रोह भड़काया जाए। इनका अमेरिका में रामचंद्र, जो हरदयाल के जाने के बाद गदर पार्टी के प्रमुख नेता बन गए थे, के गुट से भी संपर्क था। और राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह का भी जिक्र आता है। उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ किया था। हाँ, राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह जैसे नेताओं ने एक अलग मोर्चा खोला। उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर से मदद लेने की कोशिश की। उन्होंने काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बना ली थी, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप और प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह थे। अच्छा, प्रोविजनल गवर्नमेंट काबुल में? हाँ, उनका मकसद था कि अफगानिस्तान की मदद से भारत पर हमला किया जाए। लेकिन इन सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कोई खास सफलता नहीं मिली। शायद हालात ऐसे थे या इंटरनेशनल सपोर्ट उतना मजबूत नहीं था। धीरे धीरे लगने लगा था कि सिर्फ हिंसक विद्रोह
आर्म्ड रिवोल्ट के जरिए ब्रिटिश राज को उखाड़ना शायद संभव नहीं है, कम से कम उस वक्त तो नहीं। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। जब आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी अंग्रेजों को भगाने में नाकाम रहा, तो क्या हम इसे पूरी तरह असफल मान लें? क्या गदरियों की सारी कुर्बानी, सारी लड़ाई व्यर्थ गई? जैसे हम अक्सर सोचते हैं ना कि एग्जाम दिया, पास नहीं हुए तो सारी मेहनत बेकार। क्या गदर आंदोलन के साथ भी यही नजरिया रखना ठीक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। किसी भी बड़े राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन की सफलता या विफलता को सिर्फ उसके घोषित तात्कालिक लक्ष्यों, स्टेटेड इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर मापना सही नहीं है। अगर हम सिर्फ इसी पैमाने से देखें तो फिर तो 1920-22 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930-34 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट भी असफल माने जाएंगे, क्योंकि इनमें से किसी के भी फौरन बाद आज़ादी नहीं मिली। तो फिर सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? कैसे आके हम किसी आंदोलन के इम्पैक्ट को, उसके असर को? हमें ज्यादा व्यापक नजरिए से देखना होगा। क्या उस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रवादी चेतना, नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस को जगाया या गहरा किया? क्या उसने देश प्रेम और आज़ादी की तड़प को बढ़ाया? क्या उसने संघर्ष के नए तरीके, स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स ईजाद किए और उन्हें आजमाया? क्या उसने प्रतिरोध की एक विरासत, ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस छोड़ी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली? अच्छा। और क्या उसने भविष्य के भारत के लिए जरूरी मूल्यों जैसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता, इगैलिटेरियनिज्म की नींव रखने में मदद की? अगर इन पैमानों पर देखें तो गदर आंदोलन की तात्कालिक विफलता के बावजूद उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण और स्थायी था। ये दिलचस्प है। मतलब जमीन पर हार गए लेकिन विचारों की लड़ाई में जीत गए, या कम से कम एक मजबूत नींव रख गए। ये कहना सही होगा? बिल्कुल। ये विडंबना ही है कि जहां उनका हथियारबंद विद्रोह बुरी तरह कुचला गया, वहीं विचारधारा के मैदान में उनकी कामयाबी जबरदस्त थी। उनका जो अखबार था गदर और दूसरी पुस्तकाएं, कविताएं जैसे गदर दी गूंज, इनके जरिए उन्होंने उपनिवेशवाद की जो पूरी राष्ट्रवादी आलोचना थी, जिसकी नींव नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने रखी थी, उसे बहुत ही सरल, सीधी और दमदार भाषा में आम प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाया। हाँ, और वो भी उन लोगों तक जो शायद पहले राजनीति में ज्यादा रुचि में नहीं लेते थे, जैसे गरीब किसान, मजदूर। बिल्कुल। ज्यादातर गरीब किसान और मजदूर जो शायद पहले कभी जटिल राजनीतिक लेख नहीं पढ़ते थे। इस जबरदस्त प्रोपेगेंडा ने एक पूरी पीढ़ी को पॉलिटिकली एजुकेट और इंस्पायर किया। उन्हें पहली बार शायद समझ आया कि उनकी गरीबी, उनकी बेइज्जती का असली कारण ब्रिटिश राज है। आपने सेक्युलरिज्म की बात की, लेकिन गदर आंदोलन में तो ज्यादातर पंजाबी और सिख थे, तो ये सेक्युलर कैसे हुआ? ये सवाल मन में आता है। हाँ, ये सच है कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले और नेता ज्यादातर सिख थे, लेकिन जो विचारधारा उन्होंने बनाई और फैलाई वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थी। उनके लेखन में, उनके भाषणों में धार्मिक मुद्दों को बहुत छोटा, संकीर्ण माना जाता था, क्रांतिकारियों के लिए अशोभनीय समझा जाता था। अच्छा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, अमल में भी दिखता था। देखिए, अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के नेताओं को कितनी आसानी से स्वीकार किया गया। लाला हरदयाल हिंदू, रामचंद्र हिंदू, मौलाना बरकतुल्ला मुस्लिम, रास बिहारी बोस बंगाली हिंदू। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि फला नेता हमारे धर्म का या हमारे इलाके का क्यों नहीं है। इसका कोई और ठोस उदाहरण है जैसे पता चले कि वो वाकई सेकुलर सोच को बढ़ावा दे रहे थे? कोई स्पेसिफिक मिसाल? एक बहुत अच्छा उदाहरण है पंजाबी के एक शब्द तुर्का शाही का। अच्छा। पंजाब में इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर जुल्म या मनमाने शासन, टिरनी और आर्बिट्ररी रूल के लिए होता था, जिसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट शायद मुगल काल से जुड़ा था। गदरियों ने इस शब्द को एक नया मतलब देने की कोशिश की। नया मतलब कैसे? उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तुर्कों यानी मुसलमानों को दुश्मन नहीं बल्कि अपना भाई समझें, जो उनके साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए कैसी एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाले शब्द को पॉजिटिव बनाकर हिंदू मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश की गई। एक और मिसाल देखिए, गदर आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम, हाँ। ये बंगाल से आया हुआ एक राष्ट्रवादी नारा था। उन्होंने किसी सिख धार्मिक नारे जैसे सत श्री अकाल को अपना मुख्य नारा नहीं बनाया। ये दिखाता है कि उनकी पहली पहचान
धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रवादी थी। उन्होंने धर्म की परिभाषा भी बदलने की कोशिश की। कहा कि असली धर्म सिर्फ बाहरी चिन्हों में नहीं है, जैसे केस रखना या कृपाण पहनना। असली धर्म तो अच्छे व्यवहार में है, जैसा कि सभी धर्म सिखाते हैं। लेकिन सोर्स में कुछ एम्बिग्विटीज का भी जिक्र है, जैसे हरदयाल का खिलाफत आंदोलन को मुसलमानों का धार्मिक मुद्दा बताना, या ब्रिटिश सरकार जब सिखों को कृपाण रखने से रोक रही थी तो उसकी आलोचना करना। क्या ये बातें थोड़ी सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं जाती, या इन्हें कैसे समझें? हाँ, ये कुछ अस्पष्टताएं जरूर थीं, लेकिन हमें इसे उस दौर के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। ये एक ट्रांजिशनल फेज था जब एक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी विचारधारा बन रही थी, विकसित हो रही थी। तो पुरानी सोच की कुछ अंश बाकी रह जाना स्वाभाविक था। अच्छा। दूसरी बात, धार्मिक अधिकारों की रक्षा, जैसे कृपाण रखने का अधिकार। इसे उस समय उपनिवेशवाद के खिलाफ एक कल्चरल डिफेंस के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये सांप्रदायिकता ही हो। ये ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की कोशिश भी थी। ये एक अलग नजरिया है। और क्या गदरी सिर्फ पंजाब या सिखों की ही बात करते थे, या उनमें रीजनलिज्म था? क्षेत्रीयता वाली भावना थी। बिल्कुल नहीं। उनमें संकीर्ण क्षेत्रीय वफादारी का कोई निशान नहीं मिलता। उनके हीरो कौन थे? लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र, अरबिंदो घोष बंगाल, खुदीराम बोस बंगाल, कन्हैयालाल दत्त बंगाल, सावरकर बंधु महाराष्ट्र। ये सब गदरियों के नायक थे जिनकी कुर्बानियों की वो अक्सर मिसाल देते थे। हाँ, ये नाम तो सब राष्ट्रीय स्तर के हैं। बिल्कुल। और रास बिहारी बोस जो बंगाली थे, उन्हें 1915 के विद्रोह का नेता बनाने का आग्रह किया गया और खुशी खुशी उन्हें नेता माना गया। और ये भी देखिए कि उन्होंने कभी पंजाबियों या सिखों की महानता का गुणगान नहीं किया, बल्कि गदर प्रकाशनों में 1857 के विद्रोह के दौरान पंजाबियों की अंग्रेजों के प्रति वफादारी की लगातार आलोचना की गई। कहा गया कि तब पंजाबियों ने गलती की थी अंग्रेजों का साथ देकर। अच्छा, मतलब अपनी ही कौम की आलोचना भी करते थे। हाँ, इसी तरह ब्रिटिश फौज में सिखों की बड़ी संख्या को उनकी मार्शल रेस या बहादुरी का सबूत नहीं माना गया, जैसा कि अंग्रेज कहते थे। गदरियों ने इसे शर्म की बात माना और सिख सैनिकों से अपील की कि वो अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर विद्रोह करें। तो उन्होंने एक तरह से पंजाबी, खासकर सिख की जो सेल्फ इमेज थी, जो पहचान थी, उसे बदलने की कोशिश की, उसे ज्यादा राष्ट्रवादी बनाने की। बिल्कुल। गदर आंदोलन ने पंजाबी सिख की छवि को रीडिफाइन किया। उसे एक ऐसे भारतीय के रूप में पेश किया जिसने 1857 में अपनी भारत माँ के साथ वफादारी नहीं निभाई थी और अब उसे प्रायश्चित करना है, भारत माता का सम्मान वापस दिलाना है। जैसा कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना, जो बाद में एक बड़े किसान और कम्युनिस्ट नेता बने, ने कहा था, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, हम सिख या पंजाबी नहीं थे, हमारा धर्म देशभक्ति था। हमारा धर्म देशभक्ति था। वाह, ये लाइन तो बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये लाइन गदर आंदोलन की आत्मा को पकड़ती है। इस विचारधारा की एक और खास बात थी इसका लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और समतावादी इगैलिटेरियन होना। उनका मकसद साफ था, भारत में राजा महाराजाओं का राज खत्म करके एक स्वतंत्र गणराज्य, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाना, जहां सत्ता लोगों के हाथ में हो। रिपब्लिक की बात तब हो रही थी। हाँ, और लाला हरदयाल, जो खुद यूरोप में प्रचलित अराजकतावादी, एनार्किस्ट, यानी जो मानते थे कि समाज बिना सरकार के चल सकता है, सिंडिकलिस्ट, यानी जो उद्योगों पर मजदूर संघों का नियंत्रण चाहते थे, और समाजवादी सोशलिस्ट विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने आंदोलन को एक गहरी समतावादी सोच दी। उनका मानना था कि आज़ाद भारत में कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, सब बराबर होंगे। शायद इसी मजबूत समतावादी विचारधारा की वजह से बाद में बहुत से गदरी नेता और कार्यकर्ता पंजाब में किसान आंदोलनों और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख चेहरे बने। लाला हरदयाल का एक और योगदान बताया जाता है, एक इंटरनेशनलिस्ट आउटलुक देना। मतलब वो सिर्फ भारत की आज़ादी तक सीमित नहीं थे, उनकी सोच वैश्विक थी। हाँ, ये भी उनकी सोच का एक अहम पहलू था। हरदयाल के भाषणों और लेखों में अक्सर आयरलैंड, मेक्सिको, रूस के क्रांतिकारियों का जिक्र होता था। वो दुनिया भर में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों से प्रेरणा लेते थे और अपने साथियों को भी उनसे जोड़ते थे।
वो मजाक में मैक्सिकन क्रांतिकारियों को मैक्सिकन गदरी भी कहते थे। मैक्सिकन गदरी। हाँ, इससे गदर आंदोलन के लड़ाकों में एक नॉन शोविनिस्टिक यानी गैर अंतर्राष्ट्रीयवादी, जो सिर्फ अपने ही देश को महान न समझे, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हुआ। वो समझते थे कि उनकी लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि दुनिया भर में चल रहे अन्याय और गुलामी के खिलाफ संघर्ष का एक हिस्सा है। तो कुल मिलाकर गदर आंदोलन ने ऐसे क्रांतिकारी तैयार किए जो धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय सोच वाले थे। विचारधारा इतनी मजबूत, सोच इतनी आगे की, फिर भी जमीन पर आंदोलन असफल क्यों हुआ? जाहिर है कुछ बड़ी कमजोरियां रही होंगी, कहीं तो चूक हुई होगी। बिल्कुल, सिर्फ अच्छी विचारधारा से आंदोलन सफल नहीं होते। जमीनी हकीकत और तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। गदर आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी शायद यही थी कि नेताओं ने तैयारी को, प्रिपेयर्डनेस को हर लेवल पर अंडर एस्टिमेट किया। चाहे वो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल तैयारी हो, वैचारिक यानी भारत में आम लोगों को क्रांति के लिए तैयार करना, रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, सामरिक, टैक्टिकल या फिर वित्तीय पहलू हो, हर जगह तैयारी कमजोर थी। मतलब जोश में होश खो बैठे, प्लानिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ हद तक कह सकते हैं। विश्व युद्ध का अचानक शुरू हो जाना और कोमागाटा मारू जहाज वाले प्रकरण ने प्रवासी भारतीयों में गुस्सा भर दिया था। इस गुस्से और जोश में नेताओं ने अपनी असल ताकत का अंदाजा लगाए बिना ही जंग का ऐलान कर दिया। वो ये भूल गए कि विदेश में कुछ हजार गुस्साए हुए प्रवासी भारतीयों को संगठित करना, जो पहले से ही नस्लीय भेदभाव झेल रहे थे और भावनात्मक रूप से उत्तेजित थे, एक बात है। हाँ। और भारत में लाखों किसानों और सैनिकों को, जो ब्रिटिश राज के सिस्टम में जी रहे थे, उन्हें संगठित करना और विद्रोह के लिए प्रेरित करना, ये बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। उन्होंने भारत में ब्रिटिश ताकत को भी बहुत कम आंका। अंग्रेजों की फौजी ताकत, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क और उनके शासन की जो वैचारिक पकड़ थी लोगों पर, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, उसे भी नजरअंदाज किया। अंग्रेज सिर्फ बंदूक के जोर पर राज नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया था जिसमें बहुत से भारतीय भी शामिल थे। लोगों के मन में सरकार, माई बाप और कानून का डर भी बैठा हुआ था। गदरियों को लगा कि बस एक आवाज देंगे और लोग उठ खड़े होंगे, ब्रिटिश राज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये स्थिति का बहुत ज्यादा सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन था। और नेतृत्व की भी कुछ दिक्कतें रहीं, आपने पहले जिक्र किया था। लेकिन लाला हरदयाल जो मुख्य विचारक थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित नहीं हुए? हाँ, नेतृत्व एक बड़ा मुद्दा था। आंदोलन कोई टिकाऊ और प्रभावी नेतृत्व नहीं खड़ा कर पाया। लाला हरदयाल खुद अपने स्वभाव से एक ऑर्गेनाइजर की भूमिका के लिए फिट नहीं थे, टेम्परामेंटली अनसूटेड। वो एक बेहतरीन प्रचारक थे, लोगों को इंस्पायर कर सकते थे, नए विचार दे सकते थे, लेकिन जमीन पर संगठन बनाना और उसे डिसिप्लिन में चलाना उनके बस का नहीं था। उनके अपने विचार भी कोई एक ठोस शक्ल नहीं लेते थे, बल्कि बदलते रहते थे। अलग अलग फिलोसॉफिकल करंट्स जैसे एनार्किज्म, सोशलिज्म का मिश्रण थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, एक क्रूशल मोड़ पर जब अमेरिका में उन पर मुकदमा चला, तो उनका अमेरिका छोड़कर चले जाना उनके साथियों को बिना किसी दिशा के छोड़ गया। लेफ्ट हिज कॉमरेड्स फ्लाउंडरिंग। नेतृत्व का ये संकट बहुत भारी पड़ा। और संगठन की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा था? वहीं एक और बड़ी कमजोरी थी लगभग न के बराबर संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आंदोलन कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून पर ज्यादा चल रहा था, किसी ठोस स्ट्रक्चर पर कम। ये कुछ वैसा है जैसे कोई नया स्टार्टअप हो, को फाउंडर्स में पैशन तो बहुत है, दुनिया बदलने का जज्बा है, पर कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं, हायरार्की नहीं, प्रोसेसेस नहीं। हाँ, समझ गया। ऐसा स्टार्टअप ज्यादा दिन नहीं चल पाता। गदर आंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जोश था, कुर्बानी का जज्बा था, पर उसे सही दिशा देने वाला संगठन कमजोर था। तो इन सब कमजोरियों का नतीजा क्या हुआ? तात्कालिक विफलता तो हमने देखी, विद्रोह कुचल दिया गया, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? इन गलतियों का क्या असर पड़ा आगे चलकर? समझ की कमी, नेतृत्व की कमजोरी और ढीले ढाले संगठन का नतीजा वही हुआ जिसे हम सिर्फ बहुत कीमती इंसानी संसाधनों की भयानक बर्बादी कह सकते हैं। जैसे हमने बात की, 40 से ज्यादा गद्दानियों को फांसी हुई, 200 से ज्यादा को उम्र कैद या लंबी सजाएं। इसने पंजाब में धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी सोच वाले नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया।
ये वो लोग थे जो भविष्य में आज़ादी की लड़ाई को शायद एक अलग, ज्यादा सेक्युलर दिशा दे सकते थे। क्या ये कहना सही होगा कि अगर ये नेता सक्रिय रहते तो शायद पंजाब का राजनीतिक भविष्य कुछ और होता, शायद बंटवारे का असर कुछ कम होता? ये बेशक एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बहुत संभव है कि अगर ये गद्दारी नेता जिंदा रहते और सक्रिय राजनीति में आते तो वो पंजाब को आने वाले दशकों में एक बिल्कुल अलग राजनीतिक रंगत, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन देते। उनकी जो मजबूत धर्मनिरपेक्ष जड़ें थीं, स्ट्रॉन्ग सेक्युलर मूरिंग्स थीं, वो निश्चित रूप से बाद के सालों में पंजाब में पनपने वाली सांप्रदायिक ताकतों, कम्युनल टेंडेंसीज के खिलाफ एक मजबूत दीवार का काम करती। जो बंटवारे का दर्द पंजाब ने झेला, शायद उसकी कड़वाहट कुछ कम होती अगर ये सेक्युलर आवाजें ज्यादा बुलंद होती। तो ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, क्या इसका कोई सबूत भी है कि ये नेता बाद में भी सेक्युलर राजनीति में सक्रिय रहे? नहीं, ये सिर्फ अटकलें नहीं है। इसका सबूत हमें बाद के सालों में मिलता है। 1920 और 30 के दशक में जो कुछ गदरी नेता बच गए थे या जेलों से छूट कर आए, उन्होंने पंजाब में किसान आंदोलनों और कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। कीर्ति किसान पार्टी, नौजवान भारत सभा जैसे संगठनों के पीछे इनकी प्रेरणा और सक्रियता थी। ये लोग भगत सिंह जैसे युवाओं की भी प्रेरणा स्रोत बने। अच्छा। ये उनकी विरासत का सबूत है कि उनकी विचारधारा कितनी शक्तिशाली थी और अगर उन्हें मौका मिलता तो वो पंजाब और देश की राजनीति पर कितना गहरा सकारात्मक असर डाल सकते थे। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण अध्याय था यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, जिसमें सफलता और विफलता दोनों के सबक छिपे हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि बिपिन चंद्रा के इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 12 वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडियन नेशनलिज्म द गदर पर हमारी आज की एक गहरी चर्चा आप सबको पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और दिलचस्प चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।